दोस्तों नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। और रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। उम्मीद है अगर आप इस वक्त ये रेडियो सुनने आए हो, इसका मतलब कुछ न कुछ अपने ज़िंदगी में आप बदलाव चाहते हो। मेरा वादा है आपसे कि जो लोग अपना बदलाव चाहते हैं, अपने लिए जो मेहनत करते हैं, आप बाहर जाते तो लोग कहते हैं मैं वर्ड यूज़ ना किया करो, लेकिन आप ज़रूर यूज़ किया करो, अपने लिए काम करो। और अभी फ़िलहाल जब आप इस रेडियो पे आए हुए हो तो उम्मीद है कि आप सारा का सारा चैनल सारा का सारा रेडियो सुन रहे होगे और खुद के लिए, अपने लिए आप जो है काम यहाँ पर कर रहे हो, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए हमेशा। जो भी मेरे नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर मेरे से ऑनलाइन ऑफलाइन बने रहते हैं, जो यूट्यूब पे कुछ लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, प्रॉपरली अपलोड होते ही उनको इंतज़ार होता है देखने का। स्वागत करता हूँ उन लोगों का मैं यहाँ पर। और अपने खुद के मोटिवेशन बनिए, वो ज़्यादा बेटर है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और भी लोग सिर्फ एक माध्यम होते हैं। जगना तो खुद ही पड़ता है, कोई नहीं आएगा मेरी जगह यहाँ पर वीडियो बनाने, कोई नहीं आएगा। मुझे अपने यहाँ पर खुद ही वीडियो बनाना पड़ेगा। आपकी जगह कोई पढ़ने नहीं आएगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही किताब उठानी पड़ेगी, खुद ही रिवीजन करना पड़ेगा। याद रहे ये बात। और स्टार्ट करता हूँ 4 ग्राफ रूल के साथ। 4 ग्राफ रूल बड़ा ही फेमस है, इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है, आपको पता है अच्छी तरीके से कि 4 ग्राफ रूल में यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इरविन 4 ग्राफ का रूल क्या कहता है ये कि 80 एडेनिन और थाइमीन अपान ग्वानिन साइटोसिन इज इक्वल टू कांस्टेंट। कभी भी किसी भी जगह अगर आप क्वेश्चन आए तो याद रखना A+G अपान T+C इज इक्वल टू 1। आपको पता है एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। थाइमीन और साइटोसिन क्या होते हैं? पिरामिडिन होते हैं। तो इरविन 4 ग्राफ ने क्या कहा? नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडिन। ठीक है। और जो रेशियो होता है एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन का, वो क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से, बहुत सही क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कि एडेनिन का नंबर दे दिया कि एडेनिन 20% है, तो फाइंड करिए ग्वानिन साइटोसिन। तो पहली बात जान लेना, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा। तो एडेनिन अगर 20% है तो थाइमीन कितना हो जाएगा? थाइमीन भी 20% ही होगा, क्योंकि एडेनिन से बाइंड कौन करता है। फिर जितना अब 20% एडेनिन दिया था, 20% आपको थाइमीन मिल गया, 40% बचा कितना? 60। 30 डिवाइड कर दो जी और सी में, यानी कि जी जो हो जाएगा वो भी 30% हो जाएगा, ग्वानिन और साइटोसिन भी कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इस तरीके से काम करके चलना है, बिल्कुल सीरीज वाइज। न्यूमेरिकल पे भी हम देखिए आज से फोकस करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ प्यूरिन इजकल टू नंबर ऑफ पिरामिडिन होता है। और बेस पेयर जो डबल हेलिक्स मॉडल था, है ना, उसका एक जो कंप्लीट टर्न होता है, यानी कि 360 डिग्री का जो टर्न होता है, उसमें 10 बेस पेयर आते हैं। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 10 बेस पेयर का, वो उसको हम लोग पिच कहते हैं, जो कि होता है 34 एंगस्ट्रॉम, या आप कह सकते हो 3.4 नैनोमीटर। अगर 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का पूछ ले, 10 का कंप्लीट टर्न का तो आपका 3.4 नैनोमीटर है। 2 कंसेक्यूटिव का पूछ ले तो उनके बीच में क्या होगा? 0.34 नैनोमीटर। इस बात को भी आप याद रखना। फिर सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन। इतनी बातें सेंट्रल डोग्मा में दिखाई जाती हैं, जिसको किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने, वाटसन ने नहीं, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा। इस बात को याद रखिएगा। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कोई बात नहीं हुई थी। सेंट्रल डोग्मा से पहले अगर हम लोगों पढ़ते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में दोनों साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो दिया था वो मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। मतलब पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा मिल गया था, फिर उसको देखकर रिप्रेजेंट किसने कर दिया? वाटसन और क्रिक ने 1953 में। तो इस बात को भी आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है। अब देखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, उन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया था। ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया था। और
यहाँ पर हम लोग जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था 1928 में, उसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, उसमें हम लोग वही बैक्टीरिया लेते हैं, है ना, और मतलब हम लोग कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई लेते हैं, बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता है। और निमोनिया कॉज करने वाला एक और बैक्टीरिया था, वो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। निमोनिया दोनों बैक्टीरियल डिजीज होता है निमोनिया। टाइफाइड भी क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो उसी जो निमोनिक जो डिजीज का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, उसी को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। 2 तरह की कॉलोनी बनाती है, रफ कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी। ये दोनों कॉलोनी उन्होंने ग्रो करवा दी थी। रफ कॉलोनी से जो था उसमें आर स्ट्रेन मौजूद होगा, जो स्मूथ वाला होगा उसमें एस स्ट्रेन मौजूद होगा। तो इस बात को भी आप रखोगे, ठीक है। जहाँ पे पॉलीसेकेराइड की कोटिंग पाई जाएगी वो क्या हो जाएगा, स्मूथ कॉलोनी वो पे हो जाएगी। तो ये सब बातें आप लोग याद रखना। ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से आर स्ट्रेन को उन्होंने माइस में डाला, माइस को कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को डाला तो एस स्ट्रेन से माइस मर गया, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, जो एस स्ट्रेन था जो चूहे को मार देता था उसको उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करके उस एस स्ट्रेन को उन्होंने चूहे को दिया। अब की बार चूहा पहले मर जाता था, अब की बार चूहा क्या है, जीवित है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन किया था वो तो ले ही लिया, साथ में आर स्ट्रेन ले लिया। आर स्ट्रेन अकेला कुछ बिगाड़ नहीं पाता था माइस का, चूहा जिंदा रहता था। अब की बार हीट किल्ड एस स्ट्रेन, वो भी अकेले से चूहा जिंदा रहता था। तो दोनों को मिला लिया। आपकी जब दोनों मिला के इंजेक्ट किया माइस में, माइस मर गया, चूहा मर गया। तो ऐसा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें उनको नजर आई कि भाई अकेले आर स्ट्रेन कुछ नहीं कर पाता था, जब हमने उसको हीट किल्ड के साथ मिला दिया तो चूहा मर गया। तो क्यों मर गया, तो इसी के पीछे आता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जिसको दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि हुआ क्या था कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो अब क्या हो गया, मतलब आर स्ट्रेन जो हो गया अब वो कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। उसमें भी पॉलीसेकेराइड की कोटिंग वहाँ पर नज़र आती है। इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, है ना। मतलब कि आर स्ट्रेन अब एस स्ट्रेन की मदद से सिंथेसाइज करने लगा है पॉलीसेकेराइड की कोटिंग को। और जब पॉलीसेकेराइड की कोटिंग उसने डेवलप कर ली, किसने, आर स्ट्रेन ने अकेले कुछ नहीं कर पाता था। हीट किल्ड के साथ जब मिलाया तब वो कुछ बिगाड़ना शुरू किया, किसका, चूहे को मार दिया। हीट किल्ड जब हम लोग ने एस स्ट्रेन को कर दिया तो हीट किल्ड भी कुछ नहीं कर पाता था, ठीक है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी अकेले कुछ नहीं कर पाता था। जब दोनों को मिक्स करके डाला तो चूहा मर गया। अब चूहा मरा क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। उसने पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बना ली और वो वायरुलेंट हो गया, ठीक। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज यूज़ हुआ था। दोनों को अलग अलग लेवल कर दिया गया था, रेडियो एक्टिव लेवलिंग कर दी गई थी। फास्फोरस 32 यूज़ किया गया था और सल्फर 35 यूज़ किया गया था। आपको पता है फास्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए में और जो है यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है प्रोटीन वगैरह में। तो पता लगाना था भाई कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल डोमिनेंट होता है, इस बात को पता लगाना था। तो इसी तरीके से इसको पता लगाया गया। बैक्टीरियोफेज किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेज इश्चेरिचिया कोलाई से उसको इन्फेक्ट करा दिया हर्शे चेज ने, है ना। लास्ट में पता क्या चला कि जो फास्फोरस 32 से जिसे हम लोग करवाया गया है वही इन्फेक्ट कर पाया, उसी के जो है आपके जेनेटिक मटेरियल पाए गए उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, सल्फर वाले के नहीं पाए गए। तो कहा गया भैया प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। काफ़ी हद तक इनकी बातों को माना भी गया। सल्फर 35 से यूज हुआ था, फास्फोरस 32 यूज हुआ। रेडियो आइसोटोप्स हैं ये सब, आई बात समझ में। रेप्लिकेशन पढ़ते हो ना, डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए से डीएनए बना लिया, रेप्लिकेशन। ये एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। अच्छा, सिंथेसिस फेज से पहले कौन सा फेज होता है, G1 फेज, गैप 1 फेज। सिंथेसिस फेज के बाद कौन सा फेज होता है, G2 फेज। तो रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज में। उससे पहले उसकी तैयारी होती है, एस फेज में एक्चुअल होता है, ठीक है। तो G1 फेज इज द प्री सिंथेटिक फेज, इस बात को याद रखना। रेप्लिकेशन जो होता है हमारा सेल साइकिल में नजर आता है। एडेनिन थाइमिन से बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से बाइंड करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। मजबूत कौन, ग्वानिन साइटोसिन। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ग्वानिन साइटोसिन का। 3 बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे, डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली यहाँ पे डिवाइड होता हमें नजर आता है। तो ये सब बातें आपकी यहाँ पर जेनेटिक्स में हम लोग देखते हैं। रात के बज रहे हैं करीब 1 या 1:30 करीब हो रहा है। रुका नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, लगातार क्लासेस चल रही हैं और आपके सामने रेडियो पे भी मैं शाम को आ जाता हूँ। उम्मीद है कि इसी तरीके से जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, उम्मीद है कि आप भी इतनी मेहनत अपने लिए कर रहे होगे। रुकना
थकना ये आलसियों का काम होता है, क्योंकि आलसी चलते ही नहीं, दिमाग लगाते ही नहीं है। जब तक आपके ब्लड में प्रेशर है तब तक काम करिए, जब तक धमनियाँ चल रही हैं, जब तक हार्ट बीट आपका चल रहा है, सिस्टोल डायस्टोल प्रेशर डेवलप हो रहा है, तब तक काम करिए। क्या होगा, थक जाएंगे, चलेंगे तो गिर जाएंगे, दौड़ेंगे तो घुटना टूट जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट करके आगे बढ़ाइए। लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। रुकने वाले को कभी कोई ज़माना याद नहीं रखता है। कुछ करना है तो कुछ सहन तो करना पड़ेगा। सहन करने से ज़्यादा, लाइट नहीं चल रही तो पंखा चल नहीं रहा तो गर्मी भी हो रही, काफ़ी दिमाग गर्म भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं। हम लोग देखिए यहाँ पर 2-3 एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा भी किए। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कभी भी आपसे पूछेगा आरएनए। सबसे पहले कौन आरएनए वायरस ही आए होंगे, इसका मतलब पहला सेल कौन सा फार्म हुआ, आर्की बैक्टीरिया, सबसे पुराने, कहीं भी रह लेते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में रह लेते हैं, मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स एनिमल के गट में रह लेते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आपका हेलोफिल्स साल्टी एरिया में रह लेते हैं, ये बिल्कुल यू बैक्टीरिया से अलग होते हैं। और एक आदमी बहुत महान आदमी थे, उनका नाम था कार्ल बूस। उन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया है, जिसमें से उन्होंने 2 नया किंगडम बना दिया है। मोनेरा को तोड़ के 2 नया डोमेन बना दिया उन्होंने, यूकेरिया बैक्टीरिया, 2 नया डोमेन बना दिया। टोटल पूरी लाइफ ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने डोमेन में। कौन कौन सा, आर्केरिया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। यूकेरियोट्स का एक अलग डोमेन है, यूकेरिया। तो सब महान महान लोग हैं, आप उन महान लोगों के बारे में याद रखें, ठीक है। तो अच्छी बात है। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को लेकर, है ना, तो आरएनए बेटर होता है। जेनेटिक ट्रांसमिशन को लेकर कौन बेटर होता है, आरएनए बेटर होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन की स्कीम किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने दी थी। किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने दी थी, ठीक है। वैलीन जो होता है वो क्या होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मिथियोनिन क्या होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। आर्जिनिन क्या होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में यहाँ पे होते हैं, जिसमें से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। जो आपकी बॉडी में बन जाते हैं वो नॉन इसेंशियल, जो आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है वो क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बाहर से जो भी कुछ प्रोटीन लेते हो, कहा जाता है भैया प्रोटीन की पूरी बॉडी में कंप्लीट कर लो पूरे दिन में, तो वो सब इसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग यहाँ पे लेने का काम करते हैं, ठीक है। एचएनआरएनए क्या होता है, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए बनता है तो है, लेकिन उससे पहले कौन बनता है, एचएनआरएनए, जो कि प्रीकर्सर होता है एचएनआरएनए का। एंड व्हेन एचएनआरएनए गॉट प्रोसेस्ड it becomes mature to form mRNA. mRNA is also called as messenger RNA and hnRNA the full form क्या होगा, heterogeneous nuclear RNA. So hnRNA is also mRNA. So immature mRNA is called as hnRNA. ठीक है, तो hnRNA और mRNA में आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जानते हो, बीटा ग्लोबिन चेन में चेंज आता है, अल्फा चेन होते हैं, बीटा चेन होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में 6ठे पोजीशन पे चेंज आता है, GAG से GUG हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिसे शेप में वहाँ पे चेंजेस हमें नज़र आने लगते हैं, ठीक है। लाइकोपेरान में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, याद रखिएगा 3 स्ट्रक्चरल, कितना दिखाई दे रहा है, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन। सब अपने अपने क्या बनाएंगे, अपना अपना mRNA बनाएंगे, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मैक्सिमम हार्मोन भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कुछ स्टेरॉइडल होते हैं। बस बात याद रखना, लगे रहना, रिवीजन बहुत शानदार होगा और रोज होगा, ठीक है। ZYA ये 3 जीन हैं। जेड जीन जो होता है वो जो एंजाइम बनाता है वो होता है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। वाई जीन जो होता है वो बनाता है परमीएज, और जो ए जीन होता है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। कहा जाता है कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करवाते हैं प्रोसेस को, स्टार्ट करवा देते हैं, कुछ रोक देते हैं। स्टार्ट करवाने को स्टार्टर कोडान, इनिशिएटर कोडान, रोकने वाले को स्टॉप कोडान। अगर मान लो तुमको रोकना है प्रोसेस को, चलो तुमने लाया स्टॉप कोडान को वाई पे लगा दिया, वाई स्ट्रक्चरल जीन पे लगा दिया, तो वाई पे जब लगा दोगे ना तो बाद वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब ना वाई बनेगा ना ए बनेगा, खाली खाली क्या बनेगा, जेड बनेगा। ZYA फॉर्म में है,
तो जेड बनेगा, जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ना परमिएज बनेगा ना ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। तो ये रही किसकी बात, लाइकोपेरान की बात रही। लाइकोपेरान की कुछ बातें की। जैकब और मोनार्ड, इन दोनों लोग मिल के दिया था, जैकब और मोनार्ड। पूरा नाम था फ्रांसिस जैकब और उनका नाम था क्या, जैक्यू मोनार्ड। तो जैकब मोनार्ड ने मिलकर इस प्रोसेस को दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं लाइकोपेरान। तो और बहुत सारी बातें हम लोग अगले दिन रिवीजन में करेंगे। आई होप आपको ये रिवीजन में मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।